हाय, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आई होप आपके एग्ज़ाम भी बहुत अच्छे जा रहे होंगे। तो गाइज़ आज का जो हमारा टॉपिक है, जिस बुक का नाम है हमारा BEGE 145, इस बुक पे आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट किए थे, तो मैंने ट्राई किया जितना हो सका, मैंने क्वेश्चन को कलेक्ट किया है और बनाया है। तो देखिए ये जो बुक है हमारा, इस बुक का नाम है सॉफ्ट स्किल और ये जो बुक है इसमें आपके टोटल 4 ब्लॉक दिए गए हैं और क्वेश्चन जो है इन चारों ब्लॉक से ही आते हैं। हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये जो बुक है ना सॉफ्ट स्किल ये है क्या, क्योंकि अगर हम बुक का इंट्रोडक्शन अच्छे से समझ जाते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती है उस बुक के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग बुक का इंट्रोडक्शन जान लेते हैं कि जो सॉफ्ट स्किल होते हैं वो एक्चुअली होते क्या हैं। तो देखिए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि स्किल क्या होता है। तो देखिए स्किल जो होता है वो एक तरह से कौशल्य होता है, आपका एक गुण आप बोल सकते हो। यानी कि मान लीजिए आप कोई चीज़ सीखते हैं, अगर आपको वीडियो एडिटिंग बहुत ही अच्छे से आती है तो वो आपका एक स्किल है। तो हर पर्सन के अंदर डिफरेंट टाइप के स्किल होते हैं और ये चीज़ें जो है उस पर्सन को यूनिक बनाती है, क्योंकि जब भी हम कोई चीज़ को अच्छे से सीखते हैं और उसमें अपना टाइम देते हैं तो वो स्किल जो है वो टाइम के हिसाब से उसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आती है। तो हम लोग मूवी देखते हैं जिसमें बहुत टाइप के एक्ट्रेस होते हैं जिनका अलग अलग टाइप का कैरेक्टर होता है, पर उनका जो स्किल है ना, यानी कि एक्टिंग का जो उनका स्किल है ना, वो किसी किसी का बहुत ज़्यादा हमें पसंद आ जाता है। अब मैं आपको दूसरा पॉइंट समझा दूँ कि ये जो स्किल होते हैं वो बेसिकली 2 टाइप के होते हैं। एक तो होता है हार्ड स्किल और दूसरा होता है सॉफ्ट स्किल। तो मैं आपको जस्ट थोड़ा सा समझा दे रही हूँ कि ये जो हार्ड स्किल क्या होते हैं वो, क्योंकि सॉफ्ट स्किल के बारे में तो हम लोग इस पूरा बुक में पढ़ेंगे ही क्वेश्चन आंसर के थ्रू, पर उससे पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये जो हार्ड स्किल होता है वो क्या होता है। तो अभी के टाइम में आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो है वो अलग अलग फील्ड में, जैसे कि कोई कंप्यूटर में बहुत अच्छा स्किल डेवलप कर रहा है, जैसे कोडिंग में हो गया, डिजिटल मार्केटिंग में, अलग अलग फील्ड में जो चीज़ें लोग डेवलप कर रहे हैं, यानी कि ये आपका टेक्निकल से रिलेटेड जो होते हैं उससे हम लोग हार्ड स्किल बोलते हैं। अब सॉफ्ट स्किल तो हम लोग ऑलरेडी इसमें पढ़ेंगे, तो हम डिटेल के साथ पढ़ते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन और आंसर के थ्रू चीज़ों को और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारा पहला जो क्वेश्चन दिया गया है वो है हमारा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सॉफ्ट स्किल, एक्सप्लेन इट। तो आप सॉफ्ट स्किल से क्या समझते हैं उसको आपको एक्सप्लेन करना है, यानी कि उसकी व्याख्या करनी है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि सॉफ्ट स्किल जो होता है उसका डेफिनेशन क्या है या फिर उसकी मीनिंग क्या है। तो देखिए अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि जो 2 टाइप के जो आपके स्किल होते हैं, हार्ड और सॉफ्ट। तो सॉफ्ट के बारे में ये पूरा आपका जो बुक है वो दिया गया है। ये जो स्किल होता है, यानी कि सॉफ्ट स्किल जो होता है वो एक तरह से ये टेक्निकल से रिलेटेड नहीं होता है, यानी कि टेक्निकल जो भी चीज़ें होती है ये उस टाइप का नहीं होता है, ये नॉन टेक्निकल होते हैं। यानी कि इसमें टेक्निकल कोई भी चीज़ें नहीं होती है, ये एक तरह से आपके बिहेवियर, आप दूसरों के साथ कैसे इंटरेक्शन करते हैं, कैसे बातचीत करते हैं, ये सारी चीज़ें होती है। यानी कि बेसिकली ये जो स्किल होता है वो आपके पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से होती है, यानी कि आपके बात करने का तरीका। एक एग्जाम्पल से मैं आपको इसको समझा रही हूँ। जैसे कि मान लीजिए जब कोई पर्सन दुखी होता है तो उस टाइम जो आप उस पर्सन के साथ अपना बिहेवियर रखेंगे, किस टाइप से आप उस पर्सन से बातचीत करेंगे, वो आपका एक सॉफ्ट स्किल कहलाएगा। और कुछ और पॉइंट हम लोग जान लेते हैं सॉफ्ट स्किल के बारे में। सॉफ्ट स्किल जो होता है वो टेक्निकल से तो रिलेटेड बिल्कुल नहीं होता है और इस स्किल को सीखने के लिए आपको कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं है, यानी कि आप घर पे भी बैठ के इस स्किल को डेवलप कर सकते हैं। कोई भी एक कोर्स नहीं करना पड़ेगा या फिर आपको कोई भी डाटा एनालाइज जो भी होता है, ये सब प्रोग्रामिंग कुछ भी आपको नहीं करना पड़ेगा, यानी कि आपके खुद के अंदर जो चेंजेस आप करते हो वो आपके सॉफ्ट स्किल कहलाते हैं। अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं सॉफ्ट स्किल के, उसको आपको लिखना है। तो देखिए पहला जो हमारा एग्जाम्पल दिया गया है कम्युनिकेशन, यानी कि सॉफ्ट स्किल में कम्युनिकेशन भी आता है। तो आपने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो बहुत ही अच्छे से कम्युनिकेशन करते हैं, यानी कि एकदम कॉन्फिडेंट के साथ। उनको देखकर आप नहीं बता सकते हैं कि वो नर्वस है या फिर उनके अंदर कोई डर है। दूसरा जो है वो टीम वर्क, तो ये भी आपके सॉफ्ट स्किल का ही भाग होता है। तो देखिए बहुत सारे टीम होते हैं कंपनी में, तो अलग अलग टीम को जो है वो अलग अलग लीडर जो है हैंडल करता है। तो ये भी एक स्किल है कि आप किस तरह से इतने सारे टीम के लोगों को मैनेज कर रहे हैं, तो ये भी एक स्किल में आता है। अगला जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी कि कुछ लोग अपने प्रॉब्लम को बहुत जल्दी सॉल्व कर लेते हैं और एक तरह से प्रॉब्लम से उतना जल्दी घबराते नहीं है, यानी कि वो किसी भी टाइप के प्रॉब्लम को अच्छे से डील कर जानते हैं। अगला जो दिया गया है वो है टाइम मैनेजमेंट, यानी कि
सही से आप अपने टाइम को कैसे मैनेज करते हैं, कैसे शेड्यूल करते हैं, तो ये भी आपके सॉफ्ट स्किल में ही आएगा। अगला जो है क्रिटिकल थिंकिंग, यानी कि आप कितने क्रिटिकल सोच सकते हैं चीज़ों के बारे में, ये सारी चीज़ें इसमें आती। अगला जो है वो है डिसीजन मेकिंग, यानी कि आप कोई चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा एक तरह से कंफ्यूज नहीं रहते हैं, आपको जो सही लगता है तो आप जल्दी से डिसीजन को ले लेते हैं। अगला जो दिया गया है वो है हमारा ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि आप किसी चीज़ को कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं, किस तरह से मैनेज करते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें आती है। अगला जो दिया गया स्ट्रेस मैनेजमेंट, तो ये चीज़ें मैं आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट जो मैंने बुक कंप्लीट किया था उसमें मैंने आपको समझाया था कि कोई इंसान स्ट्रेस को बहुत ही नॉर्मल तरीके से लेता है और उसके ऊपर ये ज़्यादा असर नहीं करती है, बट कुछ लोग होते हैं वो स्ट्रेस को बहुत डीपली ले लेते हैं जिसके चलते प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो ये कुछ पॉइंट है जो कि सॉफ्ट स्किल में आते हैं, यानी कि सारे एग्जाम्पल है जिससे आप नोट कर सकते हैं। और गाइज़ एक और बात मैं आपको बता दूं जो कि मैंने ऊपर बोलना भूल गई, कि इसकी जो पीडीएफ है या फिर इसके जो नोट्स है आप टेलीग्राम से ले सकते हैं और आप अपने एग्जाम के लिए इसको रेडी कर सकते हैं। अब हम अगले क्वेश्चन में आते हैं जो कि हमारा 2 नंबर है। तो इसमें आपको नोट्स लिखने हैं, या 4 या 5 आपको कुछ शॉर्ट टॉपिक दे दिया जाएगा और उसके ऊपर आपको नोट्स लिखने हैं। जैसे कि पहला हमारा जो आपको नोट लिखना है वो है क्वालिटी ऑफ अ गुड लिसनर, यानी कि क्या क्वालिटी होती है एक अच्छे लिसनर की, उसको आपको लिखना है। अगला जो पॉइंट दिया गया है, यानी कि अगला जो नोट्स आपको लिखना है, स्किल्स इन स्ट्रैटेजी एंड क्रिएटिव थिंकिंग, कुछ अलग रचनात्मक रूप से आप अगर कोई चीज़ को सोचते हैं तो उसकी क्या स्ट्रैटेजी है, उसकी क्या रणनीतियाँ है, उसको आपको लिखना है। कि अगला जो नोट्स आपको लिखना है, सम वेरियस ऑफ कम्युनिकेशन, बातचीत करने में जो भी प्रॉब्लम्स आती है उसको आपको लिखना है। तो अब हम लोग आते हैं आंसर पे। तो पहला जो आपको नोट्स लिखना है वो है क्वालिटी ऑफ गुड लिसनर। मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ कि मान लीजिए कोई पर्सन आपसे बहुत ही डीपली किसी टॉपिक पे बात कर रहा है, तो वहाँ पर आपका जो अटेंशन होगा वो पूरा उस पर्सन पे होगा, तो आप एक अच्छे लिसनर कहलाओगे, यानी कि आप उस पर्सन की बातों को अच्छे से सुन रहे हो। और एक और पॉइंट मैं आपको बता दूं कि देखिए गुड जो लिसनर होते हैं ना, तो सिर्फ एक ध्यान से बातों को सुनना ही नहीं होता है एक गुड लिसनर का मतलब, यानी कि कोई पर्सन अगर आपसे बात कर रहा है तो उसकी बातों को ध्यान से सुनना, प्लस उस बातों से आप क्या अच्छी चीज़ें बोल सकते हो, यानी कि आपका क्या आंसर होगा। अगर आप अच्छे से कोई चीज़ को सुनोगे तो आपका आंसर जो है वो माइंड में रेडी होगा और आप अच्छे से उसका रिप्लाई दे पाओगे। तो ये चीज़ें इसमें आती है, यानी कि गुड लिसनर वो नहीं होता ऐसी बातों को सुने और छोड़ दे, नहीं। अगर आप बातों को सुनते हो अच्छे से तो आपके अंदर आइडिया भी आएंगे और आप एक अच्छा रिप्लाई दोगे उस पर्सन को, तो वो होता है एक गुड लिसनर। आगे हम देखते हैं कि गुड लिसनर जो होते हैं तो उनकी क्या क्वालिटीज़ होती है, यानी कि क्या क्या क्वालिटी है जो कि। तो पहला जो पॉइंट है केयरफुली लिसनिंग, यानी कि कोई पर्सन आपसे बात कर रहा है तो आपका फोकस होना चाहिए कि पूरे अच्छे से आप उस पर्सन की बातों को सुने। दूसरा जो पॉइंट है वो है किसी तरह का डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। समटाइम क्या होता है कि हम बात करते हैं किसी पर्सन से बट हम कहीं और ही ध्यान रहता है, जैसे कि हम फ़ोन चलाते हैं, अगर वो पर्सन हमसे बात कर रहा है तभी हम फ़ोन चलाते हैं, कहीं इधर उधर ताकते हैं, तो ये चीज़ें भी नहीं होनी चाहिए। अगला जो पॉइंट है आप अपने सभी सेंसेस का यूज़ करोगे, इस तरह की कुछ क्वालिटी होती है जो अच्छे लिसनर होते हैं। अब हम आगे देखते हैं कि अगला जो पॉइंट है जिस पे आपको नोट्स लिखने हैं, यानी कि क्रिएटिव थिंकिंग जो होती है उसके क्या स्ट्रैटेजी है, ये जो स्किल होता है उसको आपको लिखना है। तो सम बेसिक पॉइंट आप सबसे पहले लिखेंगे, जैसे कि देखिए क्रिएटिव जो थिंकिंग होती है ना वो एक तरह से आपका एक स्किल होता है, यानी कि एक ऐसी क्षमता होती है जिसके थ्रू आप ऐसी चीज़ों को सोचते हैं और उससे अपने प्रॉब्लम को आप सॉल्व करते हैं, उसको दूर करते हैं और एक तरह से अपने फ्यूचर की अच्छी प्लानिंग करते हैं और उसको डेवलप करते हैं, और आप बहुत तरह की चीज़ों को एनालाइज करके एक अच्छा प्लानिंग करते हैं। आप एक तरह से अपनी लाइफ में जो भी चैलेंजेस है, जो भी एक तरह से डिस्ट्रैक्शन है, उसको आप कम करते हैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। ये सारी चीज़ें इसमें आती है। आपका जो भी गोल है जो कि 1 साल का है, तो या फिर प्लानिंग से आप उसको कम करते हैं, यानी कि मान लीजिए कोई काम का आपने प्लान किया जिसका 1 साल का आपने टाइम दिया है, तो उसको आप ट्राई करेंगे कि कैसे मैं उसको और कम करूँ और उसको और जल्दी कर सकूँ और अच्छे से कर सकूँ। तो इस तरह की जो क्रिएटिव थिंकिंग होती है ना वो इन सारी चीज़ों में आती है। अब हम आगे देखते हैं कि क्या क्वालिटी होती है जो इस तरह की थिंकिंग रखते हैं, तो वो क्या स्ट्रैटेजी को यूज़ करते हैं। देखिए पहला जो है वो ऑलवेज लर्निंग करते हैं, यानी कि चीज़ों को सीखते हैं। दूसरा जो पॉइंट है वो हमेशा कोई एडवाइस या कोई भी चीज़ों को दूसरों की सुनते हैं, यानी कि खुद का ही किसी पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रखते हैं, वो लोगों की बातों को सुनते हैं और उसके बाद अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रखते हैं। नहीं तो बहुत सारे लोगों को आपने ऐसा देखा होगा जो कि बस अपनी बातें ही करते हैं, वो दूसरों की बात सुनना पसंद ही नहीं करते। अगर कोई उन्हें अच्छा एडवाइस
एडवाइस भी देता है तो उसे नहीं लेते हैं। तो इस टाइप के नहीं होते हैं जो क्रिएटिव थिंकर होते हैं। वो लोगों की बातों को सुनते हैं, लोगों की एडवाइस को सुनते हैं और उसके बाद अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। अगला जो पॉइंट है वो है हमारा, वो एक तरह से रिस्क से नहीं डरते हैं। यानी कि अगर उनके माइंड में कुछ ऐसी थिंकिंग आ रही है तो वो उस चीज़ से डरते नहीं हैं, उस पर ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं, यानी कि वो रिस्क लेने से नहीं डरते हैं। अगला जो पॉइंट है यानी कि जो स्ट्रैटेजी है वो है कि वो कभी भी अपने ऑर्गेनाइजेशन का जो पर्पस होता है उससे वो कभी नहीं भूलते हैं, यानी कि वो उस पर हमेशा काम करते हैं। अब हम आगे देखते हैं कि अगला जो पॉइंट है यानी कि आपको जो नोट्स लिखने हैं वो है 3 नंबर। यानी कि वेरियस क्या होते हैं, जब भी हम किसी से बातचीत करते हैं तो हमें कौन कौन से प्रॉब्लम को फेस करनी पड़ती है वो है, तो इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। वैसे आपको इसके बारे में अच्छी खासी नॉलेज होगी क्योंकि हम लोग हर रोज़ किसी ना किसी से बातचीत करते हैं, तो समटाइम बातचीत में बहुत सारी प्रॉब्लम जो है वो आ जाती है, जिसके चलते हम अपनी बातों को क्लियर रूप से नहीं बता पाते हैं किसी पर्सन को कि कम्युनिकेशन जो वेरियस होता है वो होता क्या है। तो देखिए, जब हम किसी पर्सन से बात करते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन को हम लेते हैं या फिर हम देते हैं, तो उस टाइम जो भी प्रॉब्लम जो है वो आ जाती है या फिर एक तरह से रुकावटें आ जाती है, तो वही कम्युनिकेशन वेरियस कहलाते हैं। ये जो कम्युनिकेशन होता है इसमें हम अपने आइडिया को शेयर करते हैं, अपने थॉट को शेयर करते हैं, यानी कि डिफरेंट टाइप के हम इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं और प्लस हम लेते हैं। तो इन सब के बीच में जो भी प्रॉब्लम आ जाती है ना, उससे ही हम लोग बोलते हैं कम्युनिकेशन वेरियर। अब हम नीचे आते हैं कि ये जो वेरियस होते हैं ना, तो इसमें क्या क्या रुकावटें आती है वो यहाँ पर मैंने ओनली पॉइंट लिया है। आप बाकी जो है इस पॉइंट को थोड़ा डीपली यानी कि थोड़ा लंबा करके आप लिख सकते हैं। जैसे कि फिजिकल वेरियस आ जाती हैं। समटाइम हम बात करते हैं तो हमारे कुछ एक्टिविटीज़ ऐसे होते हैं फिजिकल लेवल पे, जब हम चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं या नहीं समझा पाते, तो ये भी जो है वो कम्युनिकेशन बैरियर का एक पार्ट बन सकता है। तो ये भी चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए, नहीं तो हमारा कम्युनिकेशन जो है वो किसी पर्सन से ख़राब हो जाएगा। अगला जो वेरियस आते हैं, जब भी हम किसी पर्सन से बातचीत करते हैं तो देखिए ऑर्गेनाइजेशनल वेरियस आ जाते हैं। यानी कि समटाइम क्या होते हैं कि जब कोई इंसान हमें कोई चीज़ समझाता है तो वो इतना ज़्यादा समझा देता है ना कि वहाँ पर हमें कुछ समझ में नहीं आता। यानी कि मान लीजिए आप किसी संगठन में जाके किसी पर्सन से बात करें तो वहाँ पर इतने सारे रूल होंगे, इतने सारे फॉर्मेलिटी होंगे कि आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे और आपको समझ में नहीं आएंगी। और स्पेशली इसमें नॉलेज जब कम होता है और हम चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं तो हमें इस तरह के प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं। और स्पेशली इस टाइप के जो वेरियस होते हैं किसी कंपनी में, कोई संगठन जो होता है वहाँ पर हमें देखने को ज़्यादा मिलते हैं। यानी कि उसमें का जो मैनेजमेंट सिस्टम होता है वो सही से नहीं होता है। अब मान लीजिए आप कहीं फॉर्म भरने जाते हो और वहाँ पर इतनी सारी चीज़ें होती है कि अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो उसमें बहुत सारे पॉलिसी होते हैं, बहुत सारे रूल्स होते हैं जो कि आपको कन्फ्यूज़ कर देते हैं। तो इस तरह की वेरियस भी हमें देखने को मिलते हैं। अगला जो है कल्चर वेरियस, ये भी होता है हमेशा हम लोग जब किसी से बात करते हैं। अब मान लीजिए 2 कल्चर के पर्सन है जो कि एक तरह से उनका कल्चर अलग है, आपका कल्चर अलग है, तो वहाँ पर भी हमारा जो कम्युनिकेशन जो होगा वो सही से नहीं हो पाएगा। अगला जो है लैंग्वेज बैरियर्स। अब मान लीजिए कोई इंसान आपसे इंग्लिश में बात कर रहा है और आप उससे मराठी में, बिहारी में या फिर बंगाली में बात कर रहे हो, तो वहाँ पर तो लैंग्वेज का बैरियर्स आएगा ही ना। आपको उसकी बातें समझ में नहीं आएगी और उसको आपकी बातें समझ में नहीं आएगी। तो इस तरह के प्रॉब्लम भी आ जाते हैं। यानी कि लैंग्वेज से रिलेटेड जो प्रॉब्लम आते हैं ये भी हमें देखने को मिलते हैं कम्युनिकेशन जब हम किसी पर्सन से करते हैं। तो ये 3 मोस्टली होते हैं जो कि हमें फेस करने पड़ते हैं जब भी हम किसी पर्सन से बात करते हैं। अब हम अगले क्वेश्चन में आते हैं जो कि हमारा 3 नंबर है। तो इसमें आपको करना है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एम्पैथीज, वाई एम्पैथी सच एन इम्पॉर्टेंट सॉफ्ट स्किल। देखिए, यानी कि सहानुभूति, इसका मतलब होता है, एम्पैथी इसका मतलब होता है सहानुभूति। तो सहानुभूति से आप क्या समझते हैं और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है सॉफ्ट स्किल में, ओके, उसको आपको करना है। तो इसको भी मैं थोड़ा आपको डिटेल के साथ समझा दे रही हूँ। तो सबसे पहले हम लोग इसकी मीनिंग को जान लेते हैं कि जो एम्पैथीज है वो एक्चुअली है क्या। अब इसको सबसे पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझा देती हूँ, उसके बाद हम इस पॉइंट के थ्रू समझेंगे। यानी कि मान लीजिए हम देखते हैं कि हमारे फैमिली में या फिर रिलेशन में जब किसी पर्सन की डेथ हो जाती है, यानी कि वो पर्सन मर जाता है, तो वहाँ पर हम एक नहीं हर कोई दुखी हो जाता है। सभी जो है मिलकर अपने दुखों को बांटते हैं। यानी कि किसी एक पर्सन पे प्रॉब्लम आती है तो सभी कोई उसका साथ देता है, यानी कि उनके दर्द को वो महसूस करते हैं, फील करते हैं। तो इस तरह का जो फीलिंग होता है ना, वो एम्पैथीज में होता है। यानी कि इसमें कोई भी टेक्निकल चीज़ें नहीं होती है, हम खुद को एक तरह से अवेयर करते हैं या फिर खुद के पर्सनैलिटी को हम डेवलप करते हैं। तो वो सारी
सारी चीज़ें इसमें आती है, यानी कि सहानुभूति रखना किसी पर्सन से, इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। अब देखिए पॉइंट के थ्रू मैं आपको समझा देती हूँ कि ये जो एम्पैथी जो सॉफ्ट स्किल होते हैं ना, तो वो एक तरह से हमारी फीलिंग्स होती है। जब हम किसी पर्सन को दुखी देखते हैं तो हम भी दुखी हो जाते हैं, और एक तरह से कोई प्यारा पर्सन जब इंसान से दूर हो जाता है तो उसकी क्या फीलिंग होती है, उस चीज़ को हम खुद के अंदर फील करने की कोशिश करते हैं। और इस चीज़ में एक पॉइंट और मैं ऐड करूँगी कि इस तरह का जो स्किल होता है ना, वो हमें डेवलप करना पड़ता है। स्पेशली जो वर्कर होते हैं ना, जो काम करते हैं, तो उनका जो लीडर होता है ना, उसके अंदर इस तरह की फीलिंग, इस तरह का जो स्किल है वो होना चाहिए। तभी जाके वो अपने वर्कर के साथ अच्छे से वो कोलैबोरेट कर पाएगा, प्लस उनके साथ अच्छे से एक अच्छा बिहेवियर रख पाएगा। अब हम आगे देखते हैं कि सॉफ्ट स्किल में ये जो एम्पैथीज है उसके क्या इंपॉर्टेंस रोल है। तो देखिए सबसे पहले आपको इसको डेवलप करना क्यों ज़रूरी है, इसके क्या इंपॉर्टेंस है। तो देखिए जब भी आप किसी पर्सन तक बहुत ही डीपली पहुंचना चाहते हैं तो आपको इस क्षमता को विकसित करना ही पड़ेगा। यानी कि देखिए अगर आप किसी पर्सन से रियल में अटैच होना चाहते हैं तो आपको इस तरह की फीलिंग रखनी पड़ेगी। यानी बोलते हैं ना हम लोग, अगर हम किसी इंसान को प्यार ही नहीं देंगे तो हमें प्यार मिलेगा कैसे। हमें सबसे पहले प्यार देना पड़ेगा, तभी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमें भी बदले में प्यार मिलेगा। यानी कि जब तक आप लोगों की भावनाओं को नहीं समझोगे तो आपको भी लोग कैसे समझ सकते हैं, और आप किस तरह से उस इंसान से कनेक्ट हो सकते हो। लोगों से आप अटैच हो पाओगे, उनकी प्रॉब्लम को आप समझ पाओगे, और ये जो है वो एक अच्छे टीम को मैनेज करने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, एक साथ रखने में लोगों को। और ये चीज़ें होनी भी चाहिए, इससे हमारा जो रिलेशनशिप होता है वो बहुत अच्छा होता है। हम इमोशनली जो है, हमारा जो इमोशनल इंटेलिजेंस है वो भी विकसित होता है, और हम अच्छा एक रिलेशनशिप बना पाते हैं लोगों से, कुछ पर्सनल रिलेशनशिप। अब हम अगले क्वेश्चन में आते हैं जो कि हमारा 4 नंबर है। तो इसमें आपको करना है कि डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन इमोशनल कोशेंट एंड इंटेलिजेंट कोशेंट विद एग्जाम्पल। अब हम आंसर के थ्रू चीज़ों को अच्छे से समझ लेते हैं। तो सबसे पहले इसके बीच में आप डेफिनेशन लिखिएगा, तो सबसे पहले इसकी मीनिंग तो आपको लिखनी पड़ेगी। तो देखिए ये जो इंटेलिजेंट कोशेंट्स होते हैं ना, इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं IQ। आपने सुना होगा IQ टेस्ट होता है, बच्चों का IQ टेस्ट होता है, बहुत सारे लोगों का होता है, अलग अलग एज के लोगों का होता है, और देखा जाता है कि आपके अंदर कितना IQ है। इसका फुल फॉर्म होता है इंटेलिजेंट कोशेंट। और ये जो होता है वो एक क्षमता होती है, जैसे कि हम अपने प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर लेते हैं, हम कोई भी चीज़ को लॉजिक रूप से लेते हैं, तर्क करते हैं, और एक अच्छा कम्युनिकेशन आइडिया हम क्रिएट करते हैं। सिंपल में अगर हम लोग बोले तो IQ टेस्ट जो होता है वो बच्चों को देखा जाता है कि कितना ज़्यादा उनके अंदर बुद्धिमत्ता है, कितना ज़्यादा वो चीज़ों को लेकर डीपली सोच सकते हैं, कितनी प्रॉब्लम को वो सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि पहले के कुछ ऐसे लोग हैं जैसे कि गौतम बुद्ध, स्वामी विवेकानंद, और भी जितने लोग हैं, तो उनका IQ जो था ना वो बहुत ज़्यादा था। यानी कि कोई भी सिचुएशन को वो अलग ही नज़रिए से देखते थे, उनका जीवन का जो नज़रिया था वो बिल्कुल ही अलग था। अब इसको हम एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। और ये जो चीज़ें होती है ना, हम ऐसी चीज़ों को क्रिएट कर देते हैं, समटाइम प्रॉब्लम को हम ऐसे नज़रिए से देखते हैं जो कि अलग कोई नहीं देख सकता। हमारे सोसाइटी में कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स है जो कि सबको ही देख रहा है, पर सबको वो अलग नज़र से लग रहा है। पर अगर आप वहीं पर कुछ अलग ही चीज़ें उत्पन्न कर देते हैं, यानी कि कुछ अलग चीज़ें आप बना देते हैं जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा हो आपके लिए भी और लोगों के लिए भी, तो इस तरह की जो चीज़ें होती है ना वो इंटेलिजेंट में आती है, यानी कि IQ में आती है। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। और ये जो चीज़ें होती है वो हर बच्चे में, हर पर्सन में अलग टाइप की डेवलप होती है, किसी में ज़्यादा होती है तो किसी में कम होती है। इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। अब मान लीजिए आप कोई मिस्टेक करते हैं, तो आपको दोनों चीज़ें समझनी पड़ेगी कि वो मिस्टेक क्यों हुआ, उसको मैं कैसे सुधारूँ, और आप उसमें अच्छी चीज़ें ढूंढोगे, खाली बुरी चीज़ें आप नहीं ढूंढोगे। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं कि अगला जो पॉइंट है उसमें आपको करना है कि इमोशनल जो क्वेश्चन होते हैं ना वो क्या होते हैं, यानी कि इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं EQ। तो ये जो होता है वो इमोशनल से रिलेटेड होता है, यानी कि हमारी भावना से लेकर होता है, यानी कि हम कितने इमोशनल है, हम चीज़ों को कितना इमोशनली सोचते हैं, ये सारी चीज़ें आती है इसमें। यानी कि आप चीज़ों को इमोशनली सोचते हैं, एक इंसान की तरह सोचते हैं, एक रोबोट की तरह आप नहीं सोचते हैं। आप लोगों से जल्दी इंटरेक्शन करते हैं, उनकी भावनाओं को जल्दी समझ पाते हैं, और उनसे जल्दी आप एक अच्छे से रिलेशन बना पाते हैं। ये सारी चीज़ें होती है, ये भी आपके प्रॉब्लम को दूर करती है, और वो भी पॉजिटिव वे में। ये जो चीज़ें होती है अगर आप इसका डेवलपमेंट करते हैं तो ये भी आपको एक तरह से इमोशनल लेवल पे बहुत आगे पहुंचाती है, आपको एक तरह से आपके स्ट्रेस को कम करती है। बात करने में आप लोगों से बहुत जल्दी एक तरह से उनसे मिल जाते हो,
अपने चैलेंजेस को आप दूर कर सकते हैं। यानी कि हम लोग बोलते हैं ना कि इंसान को उतना हार्डली भी नहीं होना चाहिए, सॉफ्टनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी कि नरम दिल नहीं है तो कोई भी आपसे जल्दी बात करने में डरेगा। तो ये चीज़ें भी हमें ज़रूरत है कि हम इमोशनल लेवल पे खुद को अच्छे से इम्प्रूवमेंट कर सकें। अब इसको भी हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं अच्छे से। अब देखिए जो इमोशनली जो डेवलपमेंट होती है, अब मान लीजिए एक स्टूडेंट है जो कि बहुत ज़्यादा एक तरह से इमोशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है और उसके क्लास में उसका जो फ्रेंड है या कोई भी अगर उनका क्लासमेट है तो वो जो देख रहा है कि उसका जो फ्रेंड है वो बहुत ज़्यादा हर चीज़ों पे गुस्सा हो रहा है, ज़्यादा खुश नहीं फील कर रहा है और एक तरह से अलग ही माहौल से है, यानी कि उसके अंदर वो खुशी नहीं है, एक तरह से परेशान है। तो उस टाइम वो जो बच्चा होगा ना जो कि इमोशनल लेवल पे इंटेलिजेंट होगा तो वो चीज़ों को बहुत अच्छे से पकड़ लेगा। उसको समझ में आ जाएगा कि मे बी उसका जो घर का कंडीशन है वो अच्छा नहीं है या फिर उसकी पढ़ाई जो है टेस्ट में कुछ अच्छे नंबर नहीं आए हैं, अच्छा उसका परफॉर्मेंस नहीं है, जिसके कारण वो एक तरह से अच्छा फील नहीं कर रहा, एक तरह से गुस्सा रह रहा है, स्ट्रेस में रह रहा है। तो वो अच्छे से उसको जज कर लेगा और उसको एक सहानुभूति देगा, उसको अच्छे से ट्रीट करेगा कि उसका ये जो प्रॉब्लम है वो कम हो जाए। और वहाँ पर क्या हुआ कि वो जो स्टूडेंट है वो भी इससे अच्छे से इंटरेक्ट कर पाएगा, अपनी बातों को समझा पाएगा और एक अच्छा फ्रेंडशिप बन जाएगा। तो अब हम अगले क्वेश्चन में आते हैं जो कि हमारा है 5 नंबर। तो इसमें आपको करना है कि हाउ कैन वी डेवलप इंटरपर्सनल स्किल, यानी कि हम अपनी इंटरपर्सनल जो स्किल है उसको हम कैसे डेवलप कर सकते हैं, विकसित कर सकते हैं। तो ये जो इंटरपर्सनल जो स्किल होता है ना, यानी कि अपने अंदर में जो स्किल है उससे आप कैसे डेवलप कर सकते हो, तो उसको थोड़ा हम डिटेल में जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी मीनिंग जान लेते हैं कि ये जो इंटरपर्सनल स्किल होता है वो क्या होता है। तो देखिए ये एक क्षमता होती है जो कि हमारे अंदर हमारी बुद्धि यानी कि हमारे इंटेलिजेंस से आती है और हम किस तरह से अपने आसपास के लोगों यानी कि अपने सोसाइटी या फिर अपने जो भी फ्रेंड्स है या जो भी हमारे अराउंड में जो लोग हैं उनसे हम कैसे बातचीत करते हैं, यानी कि अंदर से आपका जो बातचीत करने का जो तरीका है उसमें आप कैसे डेवलपमेंट ला सकते हैं। यानी कि ये इंटरपर्सनल स्किल होता है जिसे हम खुद से विकसित करते हैं। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो कि बहुत ज़्यादा अपने इलाके में फेमस होते हैं, लोगों से हमेशा बातचीत करते हैं, खुलकर बात करते हैं। तो इस तरह के जो लोग होते हैं ना, इनके अंदर ये जो इंटरपर्सनल जो स्किल होता है ना वो काफ़ी ज़्यादा विकसित होता है। अब थोड़ा नीचे आते हैं तो ये जो स्किल होता है यानी कि इंटरपर्सनल जो स्किल होता है ये आपको लोगों से अच्छे से कनेक्ट करता है। आपके जो सोशल रिलेशनशिप है, जो लोगों से आप बातचीत करते हो, लोगों से आप जो एक अपनापन रखते हो, ये सारी चीज़ें आपको सिखाता है। लोगों के साथ कैसे अच्छे से बात करना है, कैसे उनके साथ मिलकर काम करना है, ये सारी चीज़ों को एक तरह से डेवलप किया जाता है। अब हम आगे देखते हैं कि इसमें क्या क्या पॉइंट है जिसका यूज़ करके हम एक तरह से इंटरपर्सनल जो स्किल है इससे हम डेवलप कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट है जिससे आप नोट कर सकते हैं और इसको थोड़ा डिटेल में लिख सकते हैं। जैसे पहला जो पॉइंट दिया गया है, कल्टिवेट अ पॉजिटिव आउटलुक, यानी कि आपका जो दृष्टिकोण है दूसरों के प्रति एक तरह से पॉजिटिव रख सकते हैं। यानी कि आप लोगों से मिलते हो तो आप उनकी पॉजिटिव चीज़ों को ज़्यादा देखो, यानी कि नेगेटिव चीज़ों पे आपका ज़्यादा ध्यान नहीं होना चाहिए। अगला जो दिया गया, कंट्रोल योर इमोशन, समटाइम आपको ओवर इमोशनल नहीं होना है, जितना ज़रूरी है उतना होना है, तो इस चीज़ पे भी इंसान को कंट्रोल होना चाहिए। अगला जो पॉइंट है 3 नंबर, तो इसमें आपको आपके जो भी आपके संग जो काम करते हैं या जो भी अलग लोग हैं उनकी आपको विशेषता को ध्यान दें, यानी कि उसको भी नोटिस करना है। और किसी और इंसान में इस तरह के कुछ स्पेशल यूनिक क्वालिटी है तो आपको उससे अप्रिशिएट करना चाहिए, उसके बारे में बोलना चाहिए। अगला जो पॉइंट दिया गया है, आपके जो कलीग्स है या फिर आपके जो भी फ्रेंड सर्कल में जो भी लोग हैं जो आपके साथ काम करते हैं तो उनमें भी आपको इंटरेस्ट दिखाना है, यानी उनसे भी जो बातचीत है, उनके प्रॉब्लम्स है, जो भी चीज़ें मोमेंट है उनसे भी आपको एक तरह से इंटरेस्ट रखना है बातचीत के लिए। तो ये आपका पर्सनल डेवलपमेंट होता है, तो ये आपका इंटरपर्सनल डेवलपमेंट होता है। अगला जो पॉइंट है, आपको एक तरह से आपके संग जो भी आपके कोवर्कर काम करते हैं तो आपको ट्राई करना है कि उनके अंदर जो अच्छी क्वालिटी है ना उसको अब आप खोजें, यानी कि बुरी चीज़ों पर ही आपका फोकस नहीं होना चाहिए। अगला जो पॉइंट दिया गया है, प्रैक्टिस एक्टिव लिसनिंग, यानी कि आपकी जो लिसनिंग की जो है चीज़ें, यानी कि सुनने की जो क्षमता है, यानी कि सिंपल में आपको एक अच्छा लिसनर भी बनना है। अगला जो दिया गया है, आपको एक तरह से सहानुभूति रखनी चाहिए दूसरों के प्रति। तो इस तरह के कुछ पॉइंट है जिसका यूज़ करके हम अपने अंदर के जो स्किल है उसको हम डेवलप कर सकते हैं। अब हम अगले क्वेश्चन में आते हैं जो कि हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है और ये भी क्वेश्चन बहुत ही कॉमन और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आपको करना है कि व्हाट इज़ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, यानी कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्या होती है। तो अक्सर हमें कहा जाता है कि हमें अपने पर्सनैलिटी में कुछ चेंजेस लाने चाहिए। तो
यही हम जानेंगे कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्या होती है। तो एक एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं कि सम टाइम हमें किसी पर्सन की पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी लग जाती है, तो हम उसके और बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा हमें अच्छी लगती है। अब आंसर के थ्रू हम इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। तो देखिए, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जो होती है वो एक तरह से ऐसा प्रोसेस होता है जिससे हम अपने कैरेक्टर को बहुत अच्छा बनाते हैं, यानी कि खुद की नज़र में और प्लस दूसरों की नज़र में भी हमारी जो पर्सनैलिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। यानी कि एक प्रोसेस होता है जिससे अगर आप कंटिन्यूली करते हैं तो ये चीज़ें बहुत जल्दी चेंज हो सकती है और आपकी पर्सनैलिटी जो है वो अच्छी बन सकती है। पर इसमें कुछ कमियां भी होती है। यानी कि देखिए, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का मतलब ये नहीं होता है कि आपका जो ड्रेसिंग सेंस है वो बहुत अच्छा हो, आप एक तरह से बहुत ही अच्छे इंग्लिश में बात करें लोगों से, एक तरह से आप दिखाए कि मैं ऐसा हूँ, तो यही सिर्फ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट नहीं होता है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि आप जो है पूरी तरह से अपने पर्सनैलिटी में डेवलपमेंट ना आए। यानी कि देखिए, एक जेंटलमैन क्या होता है, यानी कि वो जो होता है वो सबको अच्छे से ट्रीट करता है, सबसे अच्छे से बात करता है, जो गरीब है उनके साथ भी और जो अमीर है उनके साथ भी। यानी कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का मतलब ये नहीं होता है आप बहुत अच्छे कपड़े पहनते हैं पर दूसरों के साथ आपका जो बिहेवियर है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं होता है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का मतलब। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का रियल जो मतलब होता है कि आप जो है अपनी जो फिजिकल चीज़ें हैं प्लस आपके जो इमोशनल चीज़ें हैं और साथ में आपका क्या नज़रिया है दूसरों को लेकर, ज़िंदगी को लेकर, तो ये सभी चीज़ें जब आपकी विकसित हो जाती हैं तो आप जो है एक अच्छे पर्सनैलिटी वाले व्यक्ति कहलाएंगे। यानी कि देखिए, आपको ऐसा अपने आप को बनाना है कि प्रॉब्लम वाले टाइम में भी आपके फेस पर स्माइल हो। यानी कि कोई ऐसा सिचुएशन आपकी लाइफ में आ जाता है जबकि बहुत सारे प्रॉब्लम है, तो उस टाइम जो है आप अपने ऊपर स्ट्रेस का जो लेवल है उसे ज़्यादा नहीं होने देते हैं। लाइफ के दोनों साइड को आप देखते हैं, यानी कि लाइफ के जो डार्क साइड है या फिर लाइफ के जो ब्राइट साइड है उन दोनों को आप देखते हो। यानी कि आप पूरी तरह से अपने पर्सनैलिटी को डेवलप करते हो, फिजिकली, मेंटली, एवरी तरह से। तो इसे ही हम लोग कहते हैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। अब हम आगे देखते हैं कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के क्या इजी वे है जिसका यूज़ करके हम अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कर सकते हैं। तो देखिए, पहला जो पॉइंट दिया गया है, आपको दूसरों के लिए हेल्पिंग का जो आपका हाथ है उसे बढ़ाना चाहिए। यानी कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का मतलब ये भी होता है कि आप किसी को प्रॉब्लम में देखते हो तो उसकी हेल्प करना भी आपका जो है वो आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का एक पार्ट होता है। आपको अधिक से अधिक पढ़ना है, सीखना है, चीज़ों को एक तरह से हमेशा सीखते रहना। अगला जो पॉइंट दिया गया, आपको लाइफ का जो दो पार्ट है दोनों को लेकर चलना है। यानी कि आपके लाइफ में अगर अच्छे पल आते हैं या बुरे पल आते हैं तो भी आपको लाइफ को बैलेंस करके चलना है और साथ में आपको बुरे टाइम में भी खुशी ढूंढनी है। अगला जो पॉइंट दिया गया, आपको नए लोगों से मिलना है। आपने देखा होगा बहुत सारे जो लोग होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं वो डिफरेंट टाइप के लोगों से मिलते हैं। अगला जो पॉइंट दिया गया, आपको अपना जो इम्पोर्टेंट काम है, यानी कि जो चीज़ें आप रियल में बहुत अच्छे से करना चाहते हैं तो उस पर आपको टाइम देना है और उसको अच्छे से करना है। यानी कि अपने काम को आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है। अगला जो पॉइंट दिया गया है, आपका जो इंटरेस्ट है उसको आपको एक तरह से एक्सपैंड करना है, यानी कि बहुत ज़्यादा विकसित करना है, उसको एक तरह से फैलाना है। क्योंकि जब तक आप अपने इंटरेस्ट को अगर फैलाओगे नहीं तो आप चीज़ों को और डीपली नहीं सीख पाओगे। तो इस तरह के कुछ पॉइंट है जिसका यूज़ करके हम अपनी पर्सनैलिटी को बहुत ही अच्छे लेवल पे ले जा सकते हैं। अब हम अगले क्वेश्चन में आते हैं जो कि हमारा 7 नंबर है। तो इसमें आपको करना है कि हाउ आर सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ कनेक्टेड। सेल्फ रिफ्लेक्शन को आप आत्मीय प्रतिबिंब बोल सकते हैं या फिर आप इसको एक तरह से आत्मीय चिंतन का रूप भी बोल सकते हैं। तो ये जो होता है वो किस तरह से हमारे सेल्फ जो कनेक्शन है उससे एक तरह से जुड़ा हुआ है, यानी कि सेल्फ रिफ्लेक्शन और ये जो सेल्फ कनेक्टेड है ये किस तरह से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसको आपको लिखना है। तो आंसर के थ्रू हम ये सबसे पहले जान लेते हैं कि जो सेल्फ रिफ्लेक्शन, इसको मैं आपको सिंपल में अगर समझाऊं तो हमारे अंदर जो हमारा जो एक तरह से प्रतिबिंब है वो क्या है उसको आपको जानना है। तो देखिए, ये जो है वो एक तरह से ऐसा प्रोसेस है ना जो कि हमारे अंदर हम, यानी कि हमारा जो ज्ञान है, हमारे जो इमोशनल लेवल पे हमारे जो बिहेवियर का जो चीज़ें हैं उसमें एक तरह से ये प्रोसेस के रूप में काम करता है। और ये एक तरह से की है कि हमारे जो सेल्फ अवेयरनेस है ना, हमारा जो, यानी कि हमारे लाइफ का जो अवेयरनेस है उससे हमें मिलाता है और हमारे अंदर की जो क्वालिटी है, हमारे अंदर का जो गुण है या फिर हम खुद क्या है उस चीज़ से हमें मिलाने में एक तरह से हेल्प करता है। यानी कि हम खुद को एक तरह से अवेयर करते हैं और ये जो है वो एक तरह से अलाउ करता है हमारे विचारों को, हमारे इमोशन को, हमारी फीलिंग को, एक तरह से हम जो एक्शन लेते हैं उसमें एक तरह से ये बदलाव लाता है
और हमें एक तरह से प्रैक्टिस करा के हमारे जो अंदर में जो एक तरह से चीज़ें हैं, जो इंटरेस्ट है उसको दिखाता है और एक तरह से जिज्ञासा को जागृत करता है। नीचे में एक एग्जाम्पल है जिसके थ्रू मैं इस चीज़ को आपको और अच्छे से समझा दे रही हूँ। तो देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल जो दिया गया है कि ये जो होता है ना सेल्फ रिफ्लेक्शन, वो एक तरह से आईना होता है हमारी लाइफ का। जैसे हम लोग शीशे के सामने खड़े होकर खुद से सवाल पूछते हैं कि ये क्या है, ये क्यों है। यानी कि बहुत सारे लोग होते हैं जो जब मिरर के पास जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें डिस्क्राइब करते हैं खुद के बारे में। तो सेम वही चीज़ें होती है सेल्फ रिफ्लेक्शन, और ये जो होती है वो हम अंदर से करते हैं, यानी कि हम किसी को दिखा नहीं सकते हैं, इस टाइप का होता है। अब आगे हम ये देखते हैं कि ये जो सेल्फ कनेक्टेड है वो किस तरह से हमें एक तरह से अवेयरनेस की ओर ले जाता है और ये किस तरह से जुड़ा हुआ है हमारे सेल्फ रिफ्लेक्शन से। तो देखिए जब हम कुछ चीज़ सीखते हैं तो हम एक तरह से खुद से तो कनेक्ट होते हैं और साथ में उस चीज़ से भी हम कनेक्ट होते हैं। हमारी लाइफ में एक तरह से मीनिंगफुल लगती है, हमें जीने का तरीका पता चलता है और बहुत सारी चीज़ों को हम सीखते हैं ईजी वे में। यानी कि जब आपके अंदर ये जो सेल्फ अवेयरनेस आ जाती है तो आप खुद से ही जुड़ जाते हैं एक तरह से। और इसमें क्या क्या तरीके हैं या पॉइंट है जो कि हमें ये जो सेल्फ अवेयरनेस है और ये जो सेल्फ कनेक्टेड है उससे जोड़ने में हमें मदद करती है। यानी कि दोनों चीज़ें जो है वो आपस में जुड़ी हुई है। तो सबसे पहले यहाँ पर 6 पॉइंट दिए गए हैं जिसके थ्रू हम अपने आप को एक तरह से ये जो एक्टिविटीज़ हम अगर करते हैं तो हम खुद से कनेक्ट हो पाते हैं। तो देखिए जो 6 जो टाइप दिया गया है, सबसे पहले सेल्फ केयर, यानी कि हम खुद का केयर करते हैं, खुद की वैल्यू को समझते हैं। देन इमोशनल चीज़ों को भी हम समझते हैं, अपने इमोशनल लेवल पे हम कहाँ पर पहुँचते हैं, क्या एक्टिविटीज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें भी आती है। देन अगला जो दिया गया फिजिकल, यानी कि हम शारीरिक रूप से अच्छे स्वस्थ लगते हैं। एक तरह से हम खुद का केयर करेंगे तो हम फिज़िकली भी अच्छे ही होंगे। देन सोशल, हम समाज से भी अच्छे से जुड़ते हैं और उसकी हम प्रैक्टिस करते हैं। देन मेंटल और स्पिरिचुअल जो लेवल पे हमारी जो चीज़ें विकसित होती है, हम जो एक्टिविटीज़ करते हैं, तो ये सभी जो चीज़ें हैं हमारे सेल्फ रिफ्लेक्शन में हेल्प करती। अब हम अगले क्वेश्चन में आते हैं जो कि 8 नंबर है। तो इसमें आपको करना है कि इन योर ओन वर्ड्स एक्सप्लेन व्हाट इज़ मल्टीपल पर्सपेक्टिव, यानी कि आपको अपने शब्दों में लिखना है कि ये जो मल्टीपल पर्सपेक्टिव होते हैं वो क्या होते हैं। देखिए मल्टीपल पर्सपेक्टिव का मतलब होता है कि आपको चीज़ों को लेकर आपका नज़रिया क्या है, क्या संभावनाएं हैं चीज़ों को लेकर, उसे आपको लिखना है। तो सबसे पहले हम इसकी मीनिंग को समझ लेते हैं कि ये जो मल्टीपल पर्सपेक्टिव होते क्या हैं। तो मल्टीपल का मतलब होता है बहुत सारी चीज़ें, है ना, और पर्सपेक्टिव का मतलब होता है कि हमारा नज़रिया क्या है। अब मान लीजिए कि 2 दोस्त हैं जो किसी मुसीबत में फंस गए हैं, तो दोनों का जो नज़रिया होगा ना उस सिचुएशन में चीज़ों को देखने का वो बहुत ही अलग होगा, यानी कि दोनों की संभावनाएं अलग होती। तो उससे ही हम लोग बोलते हैं मल्टीपल पर्सपेक्टिव। यानी कि देखिए हमें कहा जाता है कि सबको हम इक्वली देखें, तो इक्वली देखना सही है, बट आपका जो नज़रिया होगा चीज़ों को लेकर वो अलग होगा और दूसरे का अलग होगा। तो ये भी हमारे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का ही भाग होता है। यानी कि अगर आपको, यानी कि मान लीजिए कोई सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जा रहा है, तो आपका जो नज़रिया होगा उस सब्जेक्ट के जो पॉइंट होंगे तो उसके लिए आपके अलग होंगे। तो आप अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो रख सकते हो, यानी कि आप अपना एक पर्सपेक्टिव रखोगे, यानी कि आप एक अपना नज़रिया रखोगे चीज़ों को लेकर। अब देखिए समटाइम क्या होता है कि जो सोशल या फिर जो कल्चर चीज़ें होती है तो उसको लेकर बहुत सारे लोगों के मन में एक तरह से, जो लोग होते हैं ना वो एक तरह से कुछ अच्छा कहते हैं तो कुछ बुरा कहते हैं। अब मान लीजिए सबका जो नज़रिया होता है हर इंसान के लिए अलग होता है, तो इस टाइप से आप इसको समझ सकते हैं। यानी कि सिंपली जो हमारा नज़रिया होता है चीज़ों को देखने का वो अलग अलग होता है। हम चीज़ों में अलग अलग तरह की संभावनाओं को खोज लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम अपना बिहेवियर करते हैं या फिर हम चीज़ों को करते हैं। इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। इस चीज़ को लेकर मेरे माइंड में बहुत ही अच्छा पॉइंट आ रहा है जो कि मैं आपको समझा दे रही हूँ कि मान लीजिए हम लोग मोबाइल यूज़ करते हैं, तो मोबाइल का जो पर्सपेक्टिव है वो हर इंसान के लिए अलग होगा, यानी कि संभावनाएं अलग होगी। किसी के लिए वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है तो किसी के लिए वो बहुत ज़्यादा खतरनाक भी हो सकता है। तो हमें ये देखना है कि हम चीज़ों को लेकर हमारा नज़रिया क्या रखते हैं और किस तरह से हम एक्ट करते हैं और क्या क्या संभावनाओं को हम खोजते हैं। इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं कि ये जो मल्टीपल पर्सपेक्टिव होते हैं तो इसके इम्पॉर्टेंस क्या होता है, यानी कि इसका महत्व क्या होता है। तो देखिए जब हमारे अंदर ये चीज़ें विकसित हो जाती है ना, चीज़ों को देखने का जो नज़रिया है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, यानी कि बहुत सारी
संभावनाएं हो जाती है। तो हम बहुत सारी चीज़ों को अलाउ करते हैं, हम एक तरह से देखते हैं कि हम चीज़ों को लेकर कितना बेटर तरीके से सोच सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं, और हमारी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स भी अगर आए तो हम उससे अच्छे से डील कर पाएंगे। यानी कि हम प्रॉब्लम वाले टाइम में भी चीज़ों को अच्छे से देख सकते हैं, यानी कि हम अलग ही एक तरह से अपना ओपिनियन या फिर अलग संभावनाएं जो है हम खोज सकते हैं, अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हम रख सकते हैं चीज़ों को लेकर, क्योंकि हम जो है वो अलग अलग चीज़ों को सोचेंगे, मल्टीपल हम अपने पर्सपेक्टिव को रखेंगे, तो हम जो है इस चीज़ में भी विकसित हो सकते हैं। अब हम अगले क्वेश्चन में आते हैं, जो कि हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है। ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए, इसमें आपको करना है कि डू यू थिंक क्रिएटिविटी इज़ द सॉफ्ट स्किल, गिव रीज़न। यानी कि ये जो क्रिएटिविटी, ये जो वर्ड है ना, इसका मतलब होता है रचनात्मक। ये जो है वो सॉफ्ट स्किल है, अगर है तो आपको उसका रीज़न बताना है। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि क्रिएटिविटी होती क्या है। क्रिएटिविटी जो है ना, वो हर इंसान में अलग अलग टाइप की होती है। कुछ लोग जो है वो बहुत ज़्यादा चीज़ों को डीपली सोचते हैं और कुछ ज़्यादा ही यूनिक क्रिएट कर देते हैं। अब मान लीजिए ये जो कंप्यूटर है या फ़ोन है या जो भी जो यूनिक चीज़ें हैं ना, जो अभी के टाइम में हम यूज़ कर रहे हैं, तो ये जो है ये बना कैसे है, यानी कि किसी के माइंड में ये आया होगा और फिर वो नई नई चीज़ों को यूज़ करके, यानी कि अपने क्रिएटिविटी चीज़ों को यूज़ करके उसने कुछ नया क्रिएट कर दिया। यानी कि जब हम एक ऊंचे लेवल पे, एक हाई लेवल पे चीज़ों को सोचते हैं और उसके बाद कुछ यूनिक क्रिएट कर देते हैं ना, वही होती है क्रिएटिविटी। तो ये तो मैंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझाया, बट इस पॉइंट में क्या दिया गया है उसको भी हम लोग जान लेते हैं। तो देखिए, ये जो क्रिएटिविटी होती है ना, वो स्पेशली एक तरह से हमारे अंदर एक तरह से चीज़ों को लाती है। और क्या लाती है, जैसे कि आइडिया को लाती है, जनरेट करती है, एक तरह से पॉसिबिलिटी को खोजती है, प्रॉब्लम जो होती है उसको भी सॉल्व करा देती है, एक तरह से हमें अच्छा कम्युनिकेशन करना सिखाती है दूसरों के। तो इस तरह से आप इसे समझ सकते हैं। और क्रिएटिव जो थिंकिंग होती है ना, वो बहुत ज़्यादा यूनिक होती है, वो जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अगर हम अपने लाइफ में कुछ करना चाहते हैं तो। और इसके बहुत सारे टाइप भी है, यानी कि क्रिएटिविटी जो है वो अलग अलग टाइप की होती है। जैसे कि देखिए, कुछ लोग जो होते हैं पेंटिंग में कुछ ऐसी चीज़ें इंक्लूड कर देते हैं, ऐसी चीज़ें बना देते हैं कि देखने वाला देखता ही रह जाता है कि कितना सुंदर है, कि इमेजिनेशन पर्सन ने किया है और उसको पेंटिंग में बदल दिया। तो इस टाइप की क्रिएटिविटी भी होती है। डिफरेंट टाइप की हम यूनिक राइटिंग लिखते हैं। आपने देखा होगा कुछ कहानियाँ इतनी अच्छी होती है ना कि हम पढ़ते ही रह जाते हैं और हमें बहुत अच्छी लगती है। तो जो राइटर है उसने अपने माइंड का यूज़ किया है, यानी कि अपने जो राइटिंग का स्किल है उसमें उसने क्रिएटिविटी का यूज़ किया है। तो समटाइम हम देखते हैं म्यूज़िक जो है वो भी बहुत अच्छी लग जाती है। तो समटाइम ऐसा म्यूज़िक आ जाता है, कुछ ऐसे गाने आ जाते हैं, तो उसमें की जो लाइनिंग होती है ना, वो हमारे दिल को छू लेती है और हमें बहुत ज़्यादा पसंद आ जाता है। तो देखिए, हर इंसान जो है वो अपने टाइप के, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अपने क्रिएटिव जो चीज़ें हैं उससे दिखाता है। जो लोग गाने बहुत अच्छे गाते हैं तो वो अलग ही टाइप से गाते हैं, जो लोग लिखते हैं या फिर जो अलग चीज़ें बनाते हैं तो इस टाइप का उनका अलग ही एक तरह से। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी बात करने के तरीके में ऐसी यूनिक चीज़ें ला देते हैं, कुछ ऐसा क्रिएट करके बोलते हैं कि लोगों को भी उनकी बातें बहुत अच्छी लग जाती है। तो पहले वो सोचते हैं और उसके बाद उसे वो रियलिटी में लाने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, क्रिएटिव जो चीज़ें हैं वो सॉफ्ट स्किल में कैसे है, क्या रीज़न है, उसमें आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, ये जो क्रिएटिव जो चीज़ें हैं ना, तो वो हमारे एक तरह से सबसे पहले थिंकिंग से शुरू होती है और उसके बाद हम इसको माइंड में एक तरह से रियल में लाने की कोशिश करते हैं। और ये जो क्रिएटिविटी होती है ना, वो एक तरह से हमारे कैरेक्टर, हमारे बिहेवियर और बहुत सारी चीज़ों से रिलेट करती है। यानी कि समटाइम क्या होता है ना कि हम ऐसे माहौल में होते हैं जहाँ पर लोग बहुत ही डिफरेंट टाइप के सोचते हैं, तो वहाँ का भी असर हमारे ऊपर देखने को मिल जाता है और हम भी उस माहौल के बन जाते हैं। यानी कि एक थिंकिंग जो है क्रिएटिविटी के रूप में आती है हमारे दिमाग में, और उसके बाद अगर हम लोग उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, बहुत सारी चीज़ों को और सोचते हैं, तो हम कुछ न्यू क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ इस टाइप के एग्जाम्पल दिए गए हैं जिसे आप नोट कर सकते हैं और ये सारी चीज़ें जो है आप क्रिएटिविटी वाले पॉइंट में लिख सकते हैं। यानी कि किस तरह से एबिलिटी होती है और हमें किस तरह से विकसित करती है। यानी कि क्रिएटिविटी जो होती है वो कुछ नया क्रिएट करने की एक प्रोसेस होती है। इस तरह से आप इसे समझ सकते हैं, जो कि पहले हमारे दिमाग में एक सोच के रूप में आती है और बाद में अगर हम उसमें बहुत मेहनत करते हैं और नई नई चीज़ों को विकसित करते हैं तो वो रियलिटी भी बन जाती है। तो आई होप गाइस इस वीडियो से आपको थोड़ी बहुत हेल्प हुई होगी। मैंने बहुत ही जल्दी में वीडियो बनाने की कोशिश की। एक बुक को मुझे अच्छे से प्रिपेयर करने में 4 से 5 दिन का टाइम लग जाता,
बिकॉज चीज़ों को रिसर्च करने में और उसको खोजने में बहुत टाइम लग जाता है। तो आपको जो भी बुक चाहिए तो आप मुझे पहले से अगर कमेंट करते हैं तो मुझे पता चल जाएगा कि आपको किस बुक पे अगला वीडियो चाहिए। तो आई होप आप समझ सकते हैं। और गाइज इसकी जो नोट्स है आप टेलीग्राम से ले सकते हैं और आप अच्छे से उसे पढ़ सकते हैं और आप अच्छे से स्टडी कीजिए। आई होप आपके एग्जाम बहुत अच्छे जाएंगे। एंड लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।